हेलो क्लास। तो आज हम करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ कितने पार्टों में बांटे गए हैं, किसमें क्या है, क्या चीजें जरूरी हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफी ज्यादा जरूरी है, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो भाई देखो, अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की, तो बेसिकली अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में इनको बांटा गया है। दो पार्ट कौन कौन से, एक प्राइमरी सोर्स हो सकता है और एक सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो यहां पर प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में बांटा गया है। अब इसमें क्या है, जैसे प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स की भी फिर कुछ ब्रांचेस हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कुरान है, सुन्नत है, हदीस है, इज्मा है या क्यास है, तो इसमें क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। और ऐसे ही मेन सेकेंडरी सोर्स है, कस्टम हो गया आपका, प्रेसिडेंट हो गया, आपके लेजिस्लेशन हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, अभी हम करेंगे पहले प्राइमरी सोर्स, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो फटाफट से बिना देरी के आ जाते हैं। देखो भाई, इन चीजों को समझाने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। देखो मुस्लिम्स में क्या उनका कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे चीजें आती गई और कैसे कैसे उन पर लो बनते गए, क्या है। एक मैं बात आपको बताता हूँ, ये चीज आप समझ लेना क्योंकि ये सब पढ़ाने से पहले वो बात समझानी आपको काफी ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, मुस्लिम्स में ऐसा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद, उनका जन्म हुआ था 570 एसी में। ठीक है, एक्सपायर वो हो गए थे 632 एसी में। ठीक है, 632 एसी में। तो ऐसे में 610 एसी जब आया, यानी कि 610 एसी में, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद उस टाइम पे 40 साल के थे। वो एक पहाड़ पर गए थे, तो उस पहाड़ पर गए, उस पहाड़ पर उनको एंजल मिला। कौन एंजल का क्या नाम था, एंजल का नाम था गैब्रियल। गैब्रियल ने उनको ये बताया कि भाई मेरे को अल्लाह ने भेजा है और ये उनके मैसेजेस हैं। ठीक है, ये उनकी बातें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी बातें गैब्रियल के द्वारा अल्लाह की बातें किनको बताई गई, प्रॉफिट मोहम्मद को टाइम टू टाइम बातें बताई गई। ऐसा नहीं है कि एक बार ही मिले और सारी बातें बता दी, नहीं, वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और वो सारी बातें बताते रहे। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने ये पाया कि भाई वो है मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, यानी कि खुदा के संदेश, अल्लाह के संदेश वाहक, जो उन्हें संदेश पूरी कंट्रीज, जितनी भी देश उस टाइम पर रहे होंगे पूरी दुनिया में, उनको ये सारी चीजें बतानी थी कि भाई ऐसे ऐसे बातें हैं जो अल्लाह ने उनको बताई हैं। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, 610 एसी में उनको सबसे पहला जो पता लगा इस बारे में, जो उनको पहली बात पता लगी अल्लाह की, जो गैब्रियल ने उनको बताई इस बारे में। ठीक है, फिर भाई ऐसे चलते 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 लगभग 23 साल, 22 या 23 साल के आसपास में जाकर ये सारी बातें उन्होंने नोट करी। ठीक है, उन्होंने कुरान के अंदर ये सारी बातें आ गई। ठीक है, कुरान की सारी बातें। जबल अल नूर, जबल अल नूर बोला जाता है उस पहाड़ को। ठीक है, जहां पर ये बताया गया था, मक्का के पास है वो पहाड़, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अब हम आते हैं फटाफट से कुरान पे। देखो भाई, कुरान, कुरान का जो सिंपल सा मतलब है, इसका कुरान वर्ड है कुरा, इसका मतलब होता है टू रीड, यानी कि पढ़ना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, रिविलेशन टू प्रॉफिट बाय द एंजल गैब्रियल, गैब्रियल द्वारा उनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे भगवान ने भेजा गया। ठीक है, अल्लाह द्वारा। अब इसमें देखो एक चीज हो रहा है कि जो ये कुरान है ये डिवाइड करी गई है कितने, 114 चैप्टर में कुरान डिवाइड करी गई है, 114 चैप्टर से इसमें। और इसमें लगभग 6000 से ज्यादा, इसमें 6000 से ज्यादा वर्सेस हैं, इसमें 6000 से ज्यादा वर्सेस है। तो ये जो गैब्रियल है, जो एंजल है, वो उनको वो सारी बातें बताते थे कि भाई ऐसे, वो वर्सेस भी उनको हम कह सकते हैं क्योंकि उसमें वर्सेस में फॉर्म में ही सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो बताते थे कि भाई खुदा ने, अल्लाह ने मतलब ऐसी ऐसी बातें हमको बताई हैं। तो वो उनको प्रॉफिट मोहम्मद को सारी बातें पता लगती थी। तो कुरान के अंदर डायरेक्ट जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने जो बातें बोली है, कुरान के अंदर डायरेक्ट हमें वही देखने को मिलेंगी। ठीक है,
प्रॉफिट मोहम्मद का उस पर क्या रिएक्शन था, क्या नहीं था, उन्होंने उससे रिलेटेड और चीजें क्या करी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कुरान में जो भी आप देखोगे, चीजें पढ़ोगे, वो डायरेक्ट अल्लाह के द्वारा बातें कही गई हैं, वो उसके अंदर लिखी हुई है कुरान को अगर देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम 5th पॉइंट देखें तो उसके अंदर लिखा डायरेक्ट कमांड ऑफ गॉड, जो अल्लाह ने बातें बताई गैब्रील को, और गैब्रील ने सारी बातें वो प्रॉफिट मोहम्मद को बताई, वो सारी बातें हमें कुरान में देखने को मिलती हैं। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई अब कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। कुरान को 23 साल के आसपास लग गए भाई इन बातों को आने में। ठीक है, वो बातें बताता था एंजल प्रॉफिट मोहम्मद को, प्रॉफिट मोहम्मद फिर उनको आगे बताते थे बातों को जाके लोगों को, ताकि यह दुनिया में वो बातें फैल सके। ये चीज समझ आ गया आपको कुरान। तो अगर आप कुरान देखोगे तो भाई कुरान प्राइमरी सोर्स है, सबसे फर्स्ट प्राइमरी सोर्स माना जाता है मुस्लिम लॉ का। ठीक है, तो सारी बातें उन्होंने उसके अंदर करी। और एक चीज यहां बताता हूं, चैप्टर्स को बोला जाता है सूरा और वर्सेस को बोला जाता है आयत। ठीक है, ये कुरान का कॉन्सेप्ट एक तरीके से क्लियर हो गया। जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं वही इसके अंदर आना और आपको वैसे ही लिख के आना है। अब क्या हुआ भाई, अब जब ये सारी बातें उन्हें बताई, ये सारी बातें बताई, जैसे बोला कि भैया वर्शिप करनी चाहिए, ये बोला गया वर्शिप करनी चाहिए, लेकिन वर्शिप किस तरह से होगी, कैसे होगी, भाई नमाज पढ़ी जाएगी, किस तरीके से पढ़ी जाएगी, कितने टाइम की पढ़ी जाएगी। तो ये सारी बातें ना जो एक्शन रिएक्शन थे प्रॉफिट मोहम्मद के, यहां तो भाई अल्लाह ने अपने जो संदेश थे वो सारे भेज दिए, सारी बातें अपनी भेज दी, सारी बातें चली गई। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी बातें प्रॉफिट मोहम्मद को आई एंजल के द्वारा, अब प्रॉफिट मोहम्मद को सारी बातें आई। अब प्रॉफिट मोहम्मद का उन बातों को लेकर क्या रिएक्शन होता था, या कोई प्रॉब्लम आती थी या कुछ बात होती थी, तो ये सारा जो उनका बिहेवियर था उन चीजों को लेकर, वो सारी चीजें हमें मिलेंगी हदीस के अंदर। किस में मिलेगी वो हमें? हदीस के अंदर। के बोल लिया भैया नमाज पढ़नी चाहिए, तो नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए, ठीक है, कितने टाइम की पढ़नी चाहिए, और भी सारी बातें। तो जो उनके एक्शन रिएक्शन हुआ करते थे वो सारी चीजें हमें हदीस में मिलेंगी। एक चीज मैं यहां पर और बता दूं, हदीस और सुन्नत लगभग एक ही चीज है, एक ही बात है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। कुछ कहीं कहीं थोड़े से बस डिफरेंसेस है, वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने, अब यहां पर आपको अल्लाह के बारे में हदीस के अंदर बात नहीं करनी, यहां पर अल्लाह ने जो बातें बोली वो कुरान के अंदर है। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद को क्योंकि सारी बातें पता लगती थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद का अब क्या किन बातों को लेकर रिएक्शन था, क्या नहीं था, तो जो भी उनके साथ लोग थे वो अब इनको लिखने लग गए बातों को, कि भाई इस पर ये रिएक्शन था, उस पर ये था। तो हदीस के अंदर आप वो सारी चीजें देखोगे कि भाई जैसे व्हाट प्रॉफिट सेड डिड और अलाउड, उन्होंने क्या कहा, क्या किया और किस चीज की रजामंदी दी, यानी कि किस बारे में बोला गया। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद की सारी बातें, सारी चीजें हमको हदीस में मिलेंगी। ठीक है, और ये जो हदीस है ये उनके लाइफ टाइम के दौरान में नहीं लिखा गया। ये क्या होता था, जैसे भाई उनका क्या रिएक्शन था, क्या नहीं था, ठीक है, उसके बाद जो लोग उनके साथ रहे, जो लोग उनके साथ जुड़े, उन्होंने वो लिखा। ठीक है, अब ये जो लिखा गया ना हदीस, ये टाइम टू टाइम जनरेशन बाय ऑथराइज पर्सन लिखते गए लिखते गए लिखते गए ये बातें, जैसे बताई गई भाई आगे और बातें फिर बताई गई, फिर जनरेशन टू जनरेशन ये बातें आगे जाने लगी। तो जिसको जो जो बातें पता लगी वो चीजें लिखता गया। ठीक है, अब इसमें ना एक दिक्कत ये है कि ना दो फर्क आ जाता है। अगर आप बात करोगे हदीस को लेकर, तो हदीस में क्या है, दो फर्क आपको देखने को मिल जाते हैं। किस तरीके के फर्क मिल जाते हैं? एक माना जाता है कि भाई जैसे एक बंदा ही एक बात को बोल रहा है और उसको बाकी लोग सपोर्ट कर नहीं रहे, सेम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, उस बंदे ने एक बात बोल दी, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा खबर अल वाहिद बोला जाएगा उस बात को, क्योंकि वो कोई और बंदा सपोर्ट उस बात को नहीं कर रहा, सिर्फ एक बंदा। लेकिन कोई हदीस में ऐसी बात जो सब लोग सपोर्ट उसको कर रहे हैं, जो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग हदीस। उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग हदीस। इसलिए जो सियाज हैं वो इसमें बिलीव हदीस में नहीं करते, वो जो बिलीव करते हैं वो करते हैं
ठीक है, इसलिए जो सियाज है, सियाज इसमें बिलीव नहीं करते। अब आ जाइए फटाफट से सुन्नत पे। देखो भाई, सुन्नत का सिंपल सा यही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि जो मॉडल बिहेवियर है प्रॉफिट का, ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो बिहेवियर रहा, वही सारी चीजें इसमें लिखी गई। ठीक है, सुन्नत को जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम सुन्नी। सुन्नत के जो फॉलोवर है उनको हम बोलते हैं सुन्नी। ठीक है, बट वो सेट डन और अपहेल्ड इन दी साइलेंस। अब देखो इसमें क्या है, कई बार भाई ऐसा भी होता था, बहुत सी चीजों पर वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उस टाइम पर उनका प्रॉफिट मोहम्मद का रिएक्शन कैसा है, उन बातों पर उनका रिएक्शन कैसा है साइलेंस में भी। ठीक है, वो भी बातें हमको सुन्नत में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर उनके टाइम टू टाइम क्या क्या ओपिनियन होते थे चीजों को लेकर। ठीक है, कई बार बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रेज हो जाते थे जिसका भाई कुरान में जिक्र नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस पर क्या रिएक्शन देते थे, क्या बातें बताते थे, तो वो सारी बातें सुन्नत के अंदर बताई गई है। और जो प्रॉफिट मोहम्मद की कोई भी बात थी, प्रॉफिट मोहम्मद की कोई भी बात थी, जो भी बात वो करते थे या कहते थे, वो सारी बात इंस्पायर्ड होती थी कुरान से, यानी कि गॉड से, क्योंकि कुरान के अंदर कौन है, डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड है। ध्यान रखना इस चीज को, कुरान में डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड है। हदीस का क्या कॉन्सेप्ट था, हदीस का यह था कैसा रिएक्शन, कैसा भाई क्या बात बोली, क्या उन्होंने उस बात पर कहा, उसमें क्या सोचा, तो वो सारी बातें हमें हदीस में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हदीस में बस एक बात ये है, ध्यान रखना, हदीस जो है ड्यूरिंग लाइफ टाइम उनके नहीं हुई। हालांकि कुरान तो ड्यूरिंग उनके लाइफ टाइम ही कुरान आई बनी, लेकिन हदीस का था जब वो एक्सपायर कर गए प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद 632 एसी में जब एक्सपायर कर गए, उसके बाद फिर जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने धीरे धीरे जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उन्होंने बनानी शुरू कर दी। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन बाय ऑथराइज पर्सन वो लिखते गए, लेकिन उसमें भी फिर दो फर्क आ गए, एक सही हदीस और एक यही जो लीगल टर्म है खबेर अल वाहिद। इसमें क्या था, इसमें वही था कि अगर एक ही बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो नहीं मानते थे, लेकिन अगर कई बंदे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सही हदीस बोला जाता था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। सुन्नत का सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी भैया, प्रॉफिट मोहम्मद का नॉर्मल सा बिहेवियर था। ठीक है, सुन्नत के फॉलोवर्स को हम बोलते हैं सुन्नी। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बोला, क्या किया, कई बार ऐसे भी होता है कि वो साइलेंट रहते थे बहुत सी बातों को लेकर, बहुत सी चीजों, लेकिन उस टाइम पर जब वो प्रॉब्लम आई उनका क्या रिएक्शन था, क्या एक्शन था, वो सारी बातें भी हमको सुन्नत में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जो उनका वो है ओपिनियन, वो हमेशा इंस्पायर्ड रहता था बाय गॉड, यानी कि गॉड ने जो जो बातें उनको बताई, जो जो बातें उनको पता लगी गॉड की, वो सारी बातें जो भी वो डिसीजन लेते थे उसमें देखने को अच्छी तरीके से मिलता था। ठीक है, आपको कुरान समझ आ गई, हदीस समझ आ गई, सुन्नत समझ आ गई। एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई, आपको कोई दिक्कत लगी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, टाइमली उसका रिप्लाई हम कर देंगे। अब आ जाओ इजमा में। देखो भाई इजमा क्या है। अब एक सिंपल सी बात है भाई, जैसे इजमा का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने तीन चीज तो पढ़ ली भाई, हमने कुरान पढ़ ली, हमने हदीस पढ़ ली, हमने सुन्नत पढ़ ली। ठीक है, अब ये लेकिन टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी आई होंगी ना जो भाई जिनके बारे में नहीं कुछ मिला होगा, तो उनका क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके लिए देखो भाई सिंपल सा है, इजमा का मतलब क्या होता है, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, यानी कि लोगों के जो ओपिनियन है उनका एक मत होना, यानी कि एक ही बात पर सबका एग्री होना कि हाँ भाई इस बात पर हम सब एग्री है। तो इजमा के अंदर क्या है कि भैया जैसे कोई न्यू प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है, कोई न्यू प्रॉब्लम अराइज हुई, अब उनका क्या था, आज के टाइम में भी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, हालांकि गवर्नमेंट है, कोर्ट्स काम करते हैं आज के टाइम में भी, लेकिन 1% मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई। ठीक है, इजमा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज समझना है कि इजमा में क्या है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अब वो क्या देखेंगे, कुरान देखेंगे, हदीस देखेंगे, सुन्नत देखेंगे। अब मान लीजिए अगर ये साइलेंट है उस बात को लेकर, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो जब इन तीनों ने कुछ बोला ही नहीं, ये तीनों शांत है, तो ऐसे में क्या होता था भैया, पूरे वर्ल्ड के जूरिस्ट बुलाए जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के जूरिस्ट आएंगे। ठीक है,
जूरिस्ट कौन? जिनको इन चीजों की नॉलेज है, जिनको कुरान के बारे में पता, सुन्नत के बारे में पता, हदीस के बारे में पता, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जूरिस्ट की? सबसे पहले जूरिस्ट होने चाहिए, जो जूरिस्ट है वो मुस्लिम होने चाहिए। जूरिस्ट मतलब इन सबकी उनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और कंसेंसस ऑन रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर पे बैठकर वो अपने विचार करेंगे और वो एक मत होंगे, तभी वो फिर फाइनल हो जाएगा। तो सेम इज्मा में भी यही था, कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम अराइज हुई जिसमें कुरान और अदर जो वो है सोर्स वो साइलेंट हैं, वो कुछ बात ही नहीं कह रहे, तो ऐसे में क्या होगा, वो अपना फिर बैठकर इस पे बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और एक कॉमन ओपिनियन लेके आएंगे। तो जिस ओपिनियन पे वो सारे एग्री हो जाएंगे जूरिस्ट, ठीक है, वो बातें हमको इज्मा के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो भी उनका ओपिनियन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी उनका ओपिनियन होगा उसको हम बोलेंगे इज्मा, ठीक है। और जूरिस्ट जो होते हैं उनको अरेबिक जो वर्ड है उसमें बोलते हैं मुजताहिद्स, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इज्मा आपको समझ आ गया? इज्मा में मेरी तरफ से तो यही है, आपको ऑलमोस्ट ये इज्मा के अंदर समझ आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको इज्मा में नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए क्यास में, ये लास्ट सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है क्यास। देखो क्यास का आपने कई बार वर्ड भी सुना होगा क्यास, ठीक है, कि भाई क्यास लगाए जा रहे हैं। क्यास का मतलब क्या होता है? एनालॉजी, यानी कि एक तरीके का बैठ के मेजरमेंट करना, यानी कि दिमाग से सोचना कि यार ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, या क्या है, क्या इसमें सेट होगी बात, क्या नहीं होगी, मतलब एक तरीके का सोचना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा क्यास का, मैं मतलब आपको समझा देता हूं। जैसे बोलते हैं कि भाई अब सीएम कौन बनने वाला है, इसके क्यास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है ये भी बन सकता है या वो भी बन सकता है, भाई इसके बनने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि इसने ये चीजें करी है। तो ये क्या हम कहीं ना कहीं क्यास लगा रहे हैं, यानी कि एनालॉजी लगा रहे हैं अपनी। तो भाई ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था अबू हनीफा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो क्यास है, क्यास का मतलब होता है नॉर्मली मेजरमेंट, यानी कि रीजनिंग करना बाय एनालॉजी। अब ये जो रीजनिंग करी जाएगी ये किसके द्वारा करी जाएगी, किन चीजों को लेके? ये जो करी जाएगी ये करी जाएगी कुरान, सुन्नत, इज्मा, ये जो भी हमने चीजें पढ़ी, ठीक है। कुरान, हदीस हो गया, सुन्नत हो गया, इज्मा हो गया, इन चीजों को देखो। हदीस को ना ज्यादा वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, तो इसलिए कई जगह आपको सुन्नत वर्ड देखने को मिलेगा। तो सुन्नत मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हदीस को नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, ऐसा भाई नहीं है। ये प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का, ठीक है। इसमें सही जो वो है आपके, सही हदीस जो है, जो मैंने वर्ड आपको बोला है सही हदीस, ठीक है, उन वालों को ये कंसीडर करते हैं पक्का, ठीक है। अब क्यास का मतलब मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग बाय एनालॉजी फ्रॉम थ्री सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीजनिंग लगाई जाती है तीनों सोर्स ऑफ लॉ को देखते हुए। रीजनिंग जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि भैया शराब पीना मना है, बिल्कुल ही आप नशा नहीं कर सकते। अब वो जो शराब है भाई, अब आने वाले टाइम में भाई उस शराब के भी कई सारी चीजें, नशे की तो कई चीजें बन गई, अफीम, गांजा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या वो पीना सही है या नहीं है? तो उसमें क्यास में यही चीजों का देखा जाएगा कि भाई वो सही है या नहीं है। अब बोल दे कि भाई वो अल्कोहल पीना भाई सही नहीं है, उन्होंने बोल रखा है कुरान में कि भाई अल्कोहल नशा आपको नहीं करना। अब बाकी जो अदर जो सब्स्टिट्यूट है नशे के, उनसे भी तो नशा ही हो रहा है, ठीक है। गांजा पी रहे हो, चरस, स्मैक या कोई भी आप ड्रग्स ले रहे हो, वो नशा ही तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये बोल जाइए कि भैया ये सारी चीजें सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्या जरूर ध्यान रखना है कि एक तो कोई नया लॉ नहीं बनेगा इस पर, लेकिन जो भी क्यास लगाए जाएंगे वो ओल्ड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, तो जो हमारे ये तीनों, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए कोई बात बताई जाएगी। कोई नया कानून या कोई नया लॉ नहीं बन रहा इस पे कोई भी नया, लेकिन पुरानी जो बात है, जो मतलब कुरान के अंदर या हदीस की, सुन्नत या इज्मा के अंदर जो आपने लिखी गई है, उन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करके कुछ ना कुछ रीजनिंग इसमें लगाई जाएगी। अब बता दें हाँ भाई ठीक है ये नशा करने वाली चीज है इसलिए ये अलाउ नहीं करी जाएगी, तो इन सारी चीजों को भी देखा जाएगा। तो भाई प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में यही है।
अब हम इसके बाद करते हैं हमारे सेकेंडरी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ जो है वो काफी ज्यादा इजी है, इतने हार्ड है नहीं, तो हम फटाफट से देखते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहला जो है वो है उर्फ और कस्टम, यानी कि कस्टम और उर्फ बात एक ही है। तो मैं आपको ये बता दूं मुस्लिम लॉ के अंदर ना अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कस्टम्स का रोल प्ले हुआ है, क्योंकि कस्टम्स क्या क्या आ रहे हैं क्या क्या नहीं आ रहे। कई बार कोर्ट ने मना कर दिया उसको एज अ कस्टम एक्सेप्ट करने से, क्योंकि कस्टम्स कौन सी चीज लेनी एज अ कस्टम एडमिट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे भी रीजनिंग है, हम देखेंगे उसके पीछे क्या है वो बाद में। लेकिन अभी क्या है इसमें यह है कि भैया कस्टम्स हर एक चीज एडॉप्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि भैया एक्सप्रेस या इंप्लाइड रिकॉग्निशन है या नहीं है। अगर किसी बात को एक्सप्रेस और इंप्लाइड रिकॉग्निशन मिला हुआ है तो वो एज अ कस्टम एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी कि वो एज अ लॉ वर्क करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ऐसे कुछ कस्टम्स जो सप्लीमेंटिंग द लॉ है, यानी कि टाइम टू टाइम कहीं ना लॉ में कहीं ना कहीं उस चीज की जरूरत पड़ी है और वो हेल्पफुल बना है, तो उसको भी एज अ लॉ हम एडमिट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए जो मैं बात कर रहा था रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम की, ये चीज तो आपको समझ आ गई। अगर एक्सप्रेस और इंप्लाइड यानी कि कुरान सुन्नत हदीस या कहीं ना कहीं हमें उस चीज के बारे में कहीं ना कहीं कस्टम को लेकर वो बात पता लगी है या किसी और सोर्स से हमको वो बात पता लग गई है, तो उसको एज अ कस्टम यानी कि एज अ लॉ हम एडमिट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए रिक्वायरमेंट। अब एक किसी कस्टम को किसी को वैलिड मानना किसी चीज को क्या क्या जरूरी है कि उसको एज अ लॉ फॉलो करा जाए। भाई क्या उसकी रिक्वायरमेंट है किसी को अगर हम वैलिड कस्टम माने। सबसे पहली बात क्या है, इट मस्ट बी एशियंट, पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई रूल आपने अब फॉलो कर रहे हो और जब आपसे पूछा गया कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, ये तो अलाउ नहीं है, आपने बोल दिया ये तो मैं अभी कल से ही शुरू करा है। ऐसा नहीं है। अगर वो एशियंट है, जो भी आप चीज फॉलो कर रहे हो, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम से चलती हुई आ रही है, पुरानी है, एशियंट है, तो उसको एज अ लीगल कस्टम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। लीगल कस्टम उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है वैलिड कस्टम किसी चीज बात को बनाने की, सबसे पहले क्या है वो पुरानी होनी चाहिए। दूसरी क्या है इमेमोरियल होनी चाहिए, ठीक है। इमेमोरियल के मतलब हाँ भाई अच्छे खासे ध्यान में है वो बात। तीसरी चीज क्या है इट मस्ट नॉट अपोज द पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसीज है, जो भी हमारी अपनी पॉलिसीज है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से उसको फॉलो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसको फॉलो कर ही नहीं रही और इसके बिल्कुल अगेंस्ट या उसके बिल्कुल बियॉन्ड जा रही है, उस चीज को वैलिड कस्टम में हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो पब्लिक पॉलिसीज को अपोज ना कर रहा हो और रीजनेबल हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कस्टम का पार्ट। अब आ जाइए लेजिस्लेशन। देखो बहुत ही सिंपल है। लेजिस्लेशन से बात यानी कि हमारी लॉ मेकिंग बॉडी, हमारी लॉ मेकिंग बॉडी मतलब पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने भी कुछ लॉज बनाए हैं जो स्पेशली मुस्लिम्स पर अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये लिख दीजिएगा कि जी जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, बाकी स्टेट टू स्टेट लॉ बॉडी मेकिंग है ही वो आपको पता ही है, लेकिन मेन सेंटर में जो बैठे वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट भी टाइम टाइम पे मुस्लिम्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ बनाती है। तो कुछ का आप यहां पर हवाला दे दीजिएगा, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा। दी शरीयत एक्ट 1937, एक ये एग्जांपल हो जाएगा इसका। और एक हो जाएगा दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ये भी एक हो जाएगा। और एक डीवी एक्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, हालांकि वो यूनिवर्सल है लेकिन यूनिवर्सल में मुस्लिम्स पर भी वो अप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी उसका पार्ट होगा। तो ये लेजिस्लेशन में सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में अगर बात करें तो लेजिस्लेशन में ये सारी चीजें, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाता है, लेजिस्लेशन द्वारा लॉ आता है। अब आ जाओ जुडिशियल प्रेसिडेंट। देखो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट से मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पहले प्रीवी काउंसिल थी, भाई वो भी तो कई बार डिसीजन देते हैं अपने मुस्लिम जो लॉ है उनसे रिलेटेड। तो उसमें भी टाइम टू टाइम अगर इसका हम एग्जांपल देखेंगे, दो बहुत अच्छे एग्जांपल है। क्या क्या, एक तो भाई आपने साहबानो बेगम वाला केस देखा होगा,
ठीक है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 में, जिसमें क्या था, मुस्लिम वुमेन्स को यह बोला गया कि भैया मुस्लिम वुमेन्स जो है मेंटेनेंस क्लेम 125 और सीआरपीसी में भी कर सकती है और इद्दत के टाइम पीरियड पे भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी। तो एक तरीके का क्या ये जुडिशियल प्रेसिडेंट ही तो आज भी देखो 125 के अंदर जो 144 और बीएनएसएस हो गया, मुस्लिम वुमेन जो है वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो कहीं ना कहीं ये भी जुडिशियल प्रेसिडेंट का ही पार्ट है। उसके बाद फिर सायरा बानो केस, ये काफी ज्यादा फेमस केस है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो फेमस है सायरा बानो केस के नाम से। ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुआ था उसको लेकर ही आया था, क्योंकि उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, बोल दिया गया था कि भैया ऐसा कोई भी तलाक नहीं माना जाएगा। तो ये किसके द्वारा है? यह है जुडिशियल प्रेसिडेंट, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन सुनाया था 2/3 की मेजोरिटी से। वो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है। तो ये सारे क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर क्वेश्चन आएगा आप में तो क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से अपना अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।